22 नवंबर 2008 कराची पाकिस्तान से एक नाव मुंबई के लिए रवाना होती है। इस नाव में 10 आतंकी बैठे हैं जिनके पास AK-47 राइफल, 9mm पिस्टल, टाइम बम, ग्रेनेड और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। एक दिन की यात्रा के बाद ये आतंकी 23 नवंबर 2008 को भारतीय समुद्री सीमा पार करके गुजरात तट पर पहुंचते हैं, जहां एक मछुआरे की नाव को हाईजैक कर लेते हैं और नाव में बैठे 5 मछुआरों को मार देते हैं और मछुआरों की नाव लेकर मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब ये आतंकी मुंबई तट के करीब पहुंचने वाले होते हैं तब मछुआरे की नाव को छोड़कर एक स्पीड बोट में शिफ्ट हो जाते हैं और स्पीड बोट में बैठकर 26 नवंबर 2008 को शाम 8:30 बजे मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां उतरकर सभी आतंकी अलग अलग 5 पेयरों में डिवाइड हो जाते हैं और अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहले पेयर के आतंकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ जाते हैं, दूसरे पेयर के आतंकी लियोपोल्ड कैफे की तरफ, तीसरे पेयर के आतंकी ताज होटल की तरफ, चौथे पेयर के आतंकी नरीमन हाउस की तरफ और पांचवें पेयर के आतंकी ओबेरॉय होटल की तरफ जाते हैं। जिसके बाद मुंबई में पहला ब्लास्ट 26 नवंबर 2008 को रात 9:20 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में होता है। इसके बाद मुंबई में हर 10-5 मिनट बाद किसी न किसी नई जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे और ये ब्लास्ट रात 12 बजे तक लगातार जारी रहते हैं। जिसके बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुंबई में हो क्या रहा है। पुलिस एजेंसियां और प्रशासन इस अटैक को अंडरवर्ल्ड गैंगवार समझ रही थी। जब पता चलता है ये गैंगवार नहीं बल्कि मुंबई पर हुआ अटैक है, तब मुंबई राज्य प्रशासन केंद्र से मार्कोस कमांडो और NSG कमांडो की मांग करता है, लेकिन NSG कमांडो को आने में सुबह हो जाती है और मुंबई अटैक में हो रही सभी घटनाओं को मीडिया टीवी चैनलों पर लाइव दिखा रहा था, जिसका आतंकियों को फायदा मिल रहा था और ऑपरेशन 60 घंटों तक चला। मुंबई अटैक की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका 2 साल पहले से कर रहे थे और उन्होंने एक अमेरिकन शख्स को मुंबई की रेकी के लिए 8 बार मुंबई भेजा, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। लेकिन ये सब कैसे हुआ, इस घटना के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए आज के वीडियो में समझते हैं। यहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट हो, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह हमारे ऊपर हेली आ गया है, कितना कितना लगाओ लगाओ। मुंबई पर हुए अटैक की प्लानिंग से लेकर अंजाम देने तक के सफर में मेन 4 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहला किरदार लश्कर-ए-तैयबा का है। ये एक पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हाफिज सईद ने कई लोगों के साथ मिलकर की थी। लेकिन इस संगठन की एक खास बात है कि ये संगठन अलग अलग जगह से लड़कों को इकट्ठा करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, पैसों का लालच देता है और एक एक्सपर्ट टेररिस्ट बनने तक उनको ट्रेनिंग देता है। दूसरा किरदार ISI का है। ISI पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी है, लेकिन ये लश्कर-ए-तैयबा संगठन के लोगों की मदद करती है। तीसरा किरदार मुंबई अटैक में इन 10 आतंकियों का है, जिन्होंने 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल, ओबेरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और नरीमन हाउस को निशाना बनाया था। चौथा और मेन किरदार इस अटैक में डेविड हेडली का है। ये एक अमेरिकन नागरिक है, अमेरिकन लोगों की तरह दिखता है, अमेरिका की भाषा बोलता है, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करता है। डेविड हेडली 2006 से लेकर 2008 तक कुल 8 बार मुंबई आया और इन सभी जगहों की रेकी की और इन सभी जगहों के करीब एक उपयुक्त स्थान की पहचान की जहां लश्कर आतंकियों की नाव आसानी से उतर सकती थी। लेकिन डेविड हेडली ने यह सब इतनी आसानी से कैसे किया? डेविड हेडली एक अमेरिकन नागरिक है, फिर वो पाकिस्तानी लश्कर के संपर्क में कैसे आया? डेविड हेडली अपना नाम बदलकर 8 बार मुंबई आया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तभी आगे की स्टोरी समझ आएगी। सन 1960 में डेविड हेडली का जन्म अमेरिका की एक वाशिंगटन फैमिली में हुआ। इनकी माता शेरिल हेडली एक अमेरिकन नागरिक थी और इनके पिता सैयद सलीम गिलानी, जो एक पाकिस्तानी नागरिक थे लेकिन अमेरिका में ब्रॉडकास्ट का काम करते थे। जन्म के समय डेविड हेडली के माता पिता ने इनका नाम दाऊद सैयद गिलानी रखा, लेकिन कुछ समय बाद दाऊद सैयद गिलानी ने अपना नाम बदलकर डेविड हेडली रख लिया। लेकिन ये कैसे हुआ, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। दाऊद सैयद गिलानी यानी हेडली के जन्म के बाद इनका परिवार पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, जहां का रहन सहन और रीति रिवाज हेडली की मां को समझ नहीं आता है और कुछ समय बाद हेडली के माता पिता तलाक ले लेते हैं। तलाक के बाद डेविड हेडली की मां शेरिल हेडली अमेरिका वापस आ जाती है, लेकिन डेविड हेडली अपने पिता सैयद सलीम गिलानी के साथ पाकिस्तान में ही रहता है। सन 1977 में जब डेविड हेडली की उम्र 17 वर्ष हो चुकी थी,
तब शेरिल हेडली पाकिस्तान आती हैं और अपने बेटे डेविड हेडली को अपने साथ अमेरिका लेकर चली जाती हैं। लेकिन डेविड हेडली पाकिस्तान अक्सर आता रहता है, जहां उसे ड्रग्स की लत लग जाती है और वो ड्रग्स की तस्करी करने लगता है। और 1988 में डेविड हेडली 2 किलो ड्रग्स के साथ अमेरिका में पकड़ा गया। इसके बाद अमेरिकी पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद हेडली ने ड्रग्स का कारोबार फिर से शुरू कर दिया और 1977 में वो दोबारा पकड़ा गया, लेकिन इस बार उसे हल्की फुल्की सजा मिली और 15 महीने बाद उसे रिहा कर दिया गया। साल 2002 में डेविड हेडली पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संपर्क में आया, जहां उसे 3 साल तक आतंकवादी गतिविधियों की सारी ट्रेनिंग दी गई, वो चाहे बंदूक चलाना हो या मैप रीडिंग करना हो या फिर किसी को चकमा देना ही क्यों ना हो। साल 2002 से लेकर 2005 तक लश्कर के आकाओं ने डेविड हेडली को ट्रेनिंग दी और एक एक्सपर्ट टेररिस्ट बना दिया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 2005 में लश्कर के लोगों ने डेविड हेडली से अपना नाम बदलकर दूसरा नाम रखने को कहा। डेविड हेडली ने अपने अमेरिकी वकील से अपना नाम बदलने की बात कही और फरवरी 2006 में डेविड हेडली ने अपना नाम बदल दिया। फरवरी 2006 से पहले जिसे लोग दाऊद सैयद गिलानी के नाम से जानते थे, अब वो डेविड हेडली बन गया था। डेविड हेडली का नाम, शक्ल, भाषा तो अमेरिकन जैसी थी, लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करता था। साल 2005 में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डेविड हेडली को साजिद मीर के संपर्क में भेज दिया गया। साजिद मीर लश्कर-ए-तैयबा संगठन के डिप्टी हेड के पद पर था, जिसे लश्कर हेड ने मुंबई अटैक के लिए आतंकियों की पूरी टीम को नेतृत्व करने का काम सौंपा था। साजिद मीर की लश्कर-ए-तैयबा के सेना प्रमुख जकी-उर-रहमान लखवी से सीधी पहुंच थी। डेविड हेडली जब साजिद मीर के संपर्क में आया तो उसे लश्कर के सभी नेताओं ने बताया कि तुम्हें मुंबई की जासूसी के लिए चुना गया है और तुम्हें मुंबई के ताज होटल की रेकी करनी है। तभी डेविड हेडली 2006 से लेकर 2008 तक कुल 8 बार मुंबई आया, लेकिन वो मुंबई की छठी यात्रा तक केवल ताज होटल की रेकी कर रहा था, क्योंकि लश्कर संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हेडली को केवल ताज होटल की रेकी का काम सौंपा था। और साजिद मीर ने हेडली से कई बार कहा था कि ताज होटल की रेकी जल्द से जल्द करो, क्योंकि ताज होटल पर हमले के लिए 2 से 3 आतंकियों को बांग्लादेश या फिर नेपाल के रास्ते से मुंबई भेजने का प्लान है। लेकिन मार्च 2008 में आतंकियों के आकाओं ने प्लान किया कि वो ताज होटल के अलावा मुंबई के कुछ और जगहों पर अटैक करेंगे, जिसके लिए वो 10 आतंकियों को समुद्र के रास्ते से मुंबई भेजेंगे। इस आदेश के बाद डेविड हेडली ने मुंबई के दर्जनों जगहों की रेकी की और रेकी की गई सभी जगहों की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को देता रहा। हेडली ने बताया कि वो मुंबई की प्रत्येक यात्रा के बाद अपनी पाकिस्तानी लश्कर संगठन और ISI आकाओं से मिलता था और रेकी की गई सभी जगहों की जानकारी और फोटो देता था और उनसे अगले कदम के आदेश निर्देश लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाता था। हेडली की सभी यात्राएं जब पूरी हो गई, उसके बाद लश्कर-ए-तैयबा के आका और ISI के ऑफिसर मेजर इकबाल ने हमले के लिए इन 5 जगहों को चुना, क्योंकि डेविड हेडली लश्कर संगठन के डिप्टी हेड साजिद मीर के अलावा ISI ऑफिसर मेजर इकबाल के भी संरक्षण में रहा था। मेजर इकबाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ऑफिसर के साथ मुंबई अटैक के साजिश करता भी थे, क्योंकि डेविड हेडली लश्कर संगठन के डिप्टी हेड साजिद मीर के अलावा ISI ऑफिसर मेजर इकबाल के भी संरक्षण में रहा था और इनके संरक्षण में रहकर भारतीय सेना की खुफिया जानकारी को इकट्ठा किया था। हेडली के आकाओं ने हमले के लिए इन 5 भीड़ भाड़ वाली जगहों को तो सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब हेडली को लश्कर हमलावरों के उतरने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। हेडली ने पहले तय किया कि हमलावर गेटवे ऑफ इंडिया के पास उतरेंगे, लेकिन वहां की सिक्योरिटी टाइट थी, इसलिए हेडली इस जगह को रिजेक्ट कर देता है और कोलाबा के एक मछुआरों की बस्ती को चुनता है, जहां हमलावर उतरकर टैक्सी या फिर कैब वगैरह करके बिना किसी रुकावट के अपने टारगेट तक पहुंच सकते थे। और खास बात इस जगह की ये थी कि यहाँ पर कुछ लोग जरूर रहते थे, लेकिन उन लोगों में से नहीं थे जो अनजान लोगों को देखकर उनसे सवाल जवाब करें या फिर पुलिस को खबर कर दें। इसलिए हेडली को यह जगह काफी पसंद आती है और आतंकियों के आका भी इस जगह को फाइनली डन कर देते हैं। इधर हेडली मुंबई अटैक की प्लानिंग कंप्लीट करता है और दूसरी तरफ कसाब और उनके 9 साथियों को मुंबई अटैक के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। कसाब पकड़े जाने के बाद मुंबई पुलिस को बयान देते हैं कि साल 2005 में जब मैं 17 साल का था, तब हमने ईद उल फितर के मौके पर अपने पिताजी से नए कपड़े दिलाने की बात करी, लेकिन जब उन्होंने हमें नए कपड़े नहीं दिलाए तब मैंने उनसे लड़ाई कर ली और घर छोड़कर अपने दोस्त मुजफ्फरलाल खान के पास चला गया। मुजफ्फरलाल खान जो छोटे मोटे अपराध करता था, कसाब के साथ आ जाने के बाद बड़े अपराधों में शामिल हो गया। 21 दिसंबर 2007 को ईद के मौके पर कसाब अपने दोस्त मुजफ्फर के साथ पाकिस्तान के रावलपिंडी मार्केट में अच्छे हथियार खरीदने के लिए जाता है, जहां पर दोनों की मुलाकात लश्कर-ए-तैयबा के लोगों से होती है। लश्कर-ए-तैयबा के लोगों से कसाब और मुजफ्फर थोड़ी देर बातचीत करते हैं
और लश्कर के लोगों को ज्वाइन करने का फैसला कर लेते हैं। लश्कर ए तैयबा संगठन ज्वाइन करने के बाद कसाब और मुजफ्फर को लश्कर संगठन कैंप ले जाया जाता है, जहां पर इन दोनों की मुलाकात लश्कर संगठन के संस्थापक और मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से होती है। हाफिज सईद का रोल आगे आपको समझ में आ जाएगा। कसाब और मुजफ्फर लश्कर कैंप गए, जहां काफी लड़के पहले से मौजूद थे और ये सभी लड़के लश्कर ए तैयबा संगठन को ज्वाइन करने के लिए आए थे। लश्कर ए तैयबा संगठन की एक खास बात थी, जो इस संगठन को ज्वाइन करता था उसे लगभग 5 महीने की एक ट्रेनिंग पास करना होता था, जिसमें 4 चरण होते थे। पहला दौरा ए सुफा, इसमें 21 दिन की प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरा दौरा ए आमा, इसमें 21 दिन का युद्ध पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। तीसरा दौरा ए खास, इसमें 75 दिन की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती थी। चौथा दौरा ए रिब्बत, इसमें 30 दिन की खुफिया एजेंसियों पर ट्रेनिंग दी जाती थी। ये चारों चरण जो पास करता था उसे ही अटैक के लिए चुना जाता था। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को ज्वाइन करने वाले सभी लड़कों को ट्रेनिंग के पहले चरण दौरा ए सुफा पर 21 दिन की प्रारंभिक ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, जिसमें 24 लड़कों का एक बैच था और इस बैच के ऑपरेशन कमांडर जकी उर रहमान लखवी थे, जो इन 24 लड़कों की ट्रेनिंग को लीड कर रहे थे। और हाफिज सईद जो मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड थे, इनको सभी लड़के आका कहकर बुलाते थे। ट्रेनिंग के पहले चरण में हाफिज सईद लखवी और आतंकी संगठन के नेताओं ने सभी लड़कों का ब्रेन वॉश किया, पैसों का लालच दिया और जिहाद का गलत मतलब बताया। और इन लड़कों से कहा गया कि कश्मीर को पाने के लिए उन्हें लड़ना होगा, जिसके लिए उन्हें एक जोखिम भरे युद्ध पर जाना है। प्रारंभिक ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद इन लड़कों को 21 दिन का युद्ध पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जिसके बाद इनको ट्रेनिंग के तीसरे चरण दौरा एक खास 75 दिन की एडवांस ट्रेनिंग के लिए मुजफ्फराबाद भेज दिया जाता है, जहां इनको इन सभी वेपन्स के बारे में जानकारी दी जाती है, मैप रीडिंग करना सिखाया जाता है, भारी बैग लादकर पहाड़ों पर चढ़ना सिखाया जाता है और 60-60 घंटों तक बिना कुछ खाए पिए भूखे रहकर लड़ना सिखाया जाता है। जो लड़का ये सब नहीं झेल पाता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद ट्रेनिंग कैंप में एक नए सदस्य की एंट्री होती है, जिसे सभी लोग मेजर जनरल कहकर बुलाते हैं। मेजर जनरल ट्रेनिंग के बाद 24 लड़कों का निरीक्षण करते हैं और इन 24 लड़कों में सिर्फ 10 लड़कों को आगे की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं। इन 10 लड़कों में एक नाम अजमल कसाब का भी था। ट्रेनिंग का तीसरा चरण पास करने के बाद इन 10 लड़कों की टीम को ट्रेनिंग के चौथे चरण के लिए कराची भेज दिया जाता है, जहां इनका खुफिया प्रशिक्षण होना था। खुफिया प्रशिक्षण के लिए इन 10 लड़कों को 2 नावों में बैठाकर समुद्र ले जाया गया, जहां इनको तैराकी करना, बोट चलाना और जीपीएस उपकरणों के बारे में बताया गया। इसी सिखलाई के साथ इन 10 लड़कों ने ट्रेनिंग का चौथा चरण भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इन 10 लड़कों को उनके आका हाफिज सईद और मुंबई अटैक के ऑपरेशन कमांडर जकी उर रहमान लखवी के पास ले जाया गया, जहां दोनों लोगों ने सभी लड़कों से खुफिया प्रशिक्षण के बारे में पूछताछ की और उन्हें उनके लक्ष्य के बारे में बताया, जिसे मुंबई पहुंचकर उनको अंजाम देना था। कुछ दिन बाद मेजर जनरल को लश्कर ए तैयबा कैंप बुलाया गया। उन्होंने सभी लड़कों का दोबारा निरीक्षण किया, जिसमें सभी लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया था और सभी एक परफेक्ट टेररिस्ट बन गए थे। जिसके बाद हाफिज सईद इन 10 लड़कों को एक कंप्यूटर कक्ष ले गए, जहां इन 10 लड़कों की टीम को 5 पेयर्स में उनके टारगेट के साथ तोड़ दिया, जिसमें पहले पेयर में टीम लीडर इस्माइल खान और अजमल कसाब थे। इनका टारगेट पॉइंट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था। दूसरे पेयर में हाफिज अरशद और नजीर थे। इनका टारगेट पॉइंट लियोपोल्ड कैफे था। तीसरे पेयर में शोएब और जावेद थे। इनका टारगेट पॉइंट ताज होटल था। चौथे पेयर में बाबर, इमरान और नसीर थे। इनका टारगेट पॉइंट नरीमन हाउस था। और पांचवें और आखिरी पेयर में अब्दुल रहमान छोटा और फहदुल्ला थे। इनका टारगेट पॉइंट ओबराय ट्राइडेंट होटल था। हाफिज सईद ने इन पांचों पेयर्स के लड़कों को कुछ वीडियोस दिखाए और इन सभी को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए, जिसे लड़के आगे फॉलो करते हैं। मुंबई रवाना होने से पहले ये लड़के एक प्लानिंग बनाते हैं कि जिस बोट से हम लोग मुंबई जाएंगे, अटैक करके उसी बोट से वापस पाकिस्तान भी आएंगे। और अगर पहली प्लानिंग बाय द वे फेल होती है तो हम लोग मुंबई के किसी बड़े वाहन को हाईजैक करके पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, या फिर मुंबई के किसी बड़े आदमी को किडनैप करके इंडिया की सरकार से कराची जाने की मांग करेंगे। लेकिन आगे होता क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। मुंबई के लिए रवाना होने से पहले इन सभी लड़कों से अपनी अपनी दाढ़ी काटने को कहा गया और कलाई पर एक लाल धागा बांधने को कहा गया, जिससे वो हिंदू लोगों की तरह दिख सके और उन पर किसी को शक ना हो। और 10 हमलावरों को वेपन्स के अलावा भारतीय सिम कार्ड वाले मोबाइल फोन दिए गए और भारतीय मानक समय के अनुसार वाली घड़ियां दी गई। हमलावरों की पूरी तैयारी के बाद साजिद मीर, लश्कर के अन्य नेता और डेविड हेडली के आईएसआई आकाओं को कराची के एक सुरक्षित घर में छिपा दिया गया, जहां से ये लोग मोबाइल फोन के जरिए हमलावरों को निर्देशित करते हैं
और उन्हें अधिक क्रूर होने और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। 22 नवंबर 2008 को सुबह 8 बजे कराची पाकिस्तान से 10 आतंकी एक बोट में बैठकर मुंबई के लिए रवाना होते हैं। इन आतंकियों के पास AK-47 राइफल, ग्रेनेड, 9mm पिस्टल, गोला बारूद, टाइम बम और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। एक दिन की यात्रा के बाद ये आतंकी 23 नवंबर 2008 की शाम को भारतीय समुद्र सीमा पार करके गुजरात तट पर पहुंचते हैं, जहां से ये आतंकी सोलंकी नाम के एक मछुआरे की बोट MV कुबेर को हाईजैक करते हैं और इस बोट में बैठे 5 मछुआरों में से 4 मछुआरों को मार देते हैं और अपनी बोट से उतरकर मछुआरों की बोट MV कुबेर में बैठकर मुंबई की तरफ बढ़ते हैं। 26 नवंबर 2008 को जब ये आतंकी मुंबई समुद्री सीमा के पास पहुंचते हैं, तब ये 5वें मछुआरे को भी मार देते हैं और मछुआरों की बोट से उतरकर एक स्पीड बोट में शिफ्ट हो जाते हैं और शाम करीब 8:30 बजे मुंबई में मछुआरों की बस्ती कोलाबा क्षेत्र में उतरते हैं। जब ये आतंकी बोट से उतर रहे होते हैं, तभी बस्ती के मछुआरे इन आतंकियों से कुछ सवाल करते हैं, लेकिन ये आतंकी उन मछुआरों से अपने काम से काम रखने को कहते हैं। तब ये मछुआरे पास के पुलिस स्टेशन जाकर आतंकियों की कंप्लेन करते हैं, लेकिन पुलिस तुरंत कोई एक्शन नहीं लेती है। बोट से उतरकर ये आतंकी दो के पेयर में 5 भागों में बढ़ जाते हैं और मछली मंडी से होते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। टीम लीडर इस्माइल खान और अजमल कसाब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की तरफ जाते हैं, हाफिज सईद और नजीर लियोपोल्ड कैफे की तरफ, शोएब और जावेद ताज होटल की तरफ, बाबर, इमरान और नसीर नरीमन हाउस की तरफ और अब्दुल रहमान छोटा और फहादुल्ला ओबराय होटल की तरफ जाते हैं। पहले पैर के हमलावर इस्माइल खान और अजमल कसाब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाने के लिए टैक्सी करते हैं और थोड़ी दूर आगे जाकर टैक्सी में टाइम बम लगाकर आधे रास्ते में उतर जाते हैं और उतरकर दूसरी टैक्सी करते हैं और इस टैक्सी में भी बम लगाकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर उतर जाते हैं। ये दोनों टैक्सियां आगे जाकर ब्लास्ट कर जाती हैं। पहली टैक्सी 10:20 पर बोरी बंदर के पास ब्लास्ट करती है, जिसमें बैठे ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो जाती है और दूसरी टैक्सी 10:40 पर विले पार्ले के पास ब्लास्ट करती है, जिसमें बैठे ड्राइवर की मौत हो जाती है और कई अन्य लोग घायल हो जाते हैं। इस्माइल खान और अजमल कसाब CST में प्रवेश करके वॉशरूम में जाते हैं, जहां दोनों अपनी राइफल सेट करते हैं और वॉशरूम से बाहर आकर 9:20 पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और कई जगहों पर ग्रेनेड और बम से ब्लास्ट करते हैं, जिसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है और 104 लोग घायल हो जाते हैं। CST पर हमले के बाद दोनों आतंकी वहां से बाहर निकलकर पास में बने एक पुल को पार करके कामा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां भारी गोलाबारी करते हैं, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस को पता चलता है 2 आतंकी कामा हॉस्पिटल में हैं। पुलिस तुरंत कामा हॉस्टल पहुंचती है और कामा हॉस्टल की घेराबंदी कर लेती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है दोनों आतंकी हॉस्पिटल के पीछे की गली से बाहर निकले हैं। पुलिस तुरंत गाड़ी में बैठकर दोनों आतंकियों की तलाश में निकलती है। पुलिस की गाड़ी को देखकर दोनों आतंकी छुपे रहते हैं और जैसे ही गाड़ी इन दोनों आतंकियों के पास से गुजरती है, वैसे ही दोनों आतंकी इस्माइल खान और कसाब पुलिस की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। गाड़ी में बैठे 7 पुलिस कर्मियों में से 3 पुलिस ऑफिसर और 3 पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक पुलिसकर्मी जो गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठा था, उसको गोली लगी थी लेकिन वो जीवित था। इस्माइल खान और कसाब पुलिस की गाड़ी को हाईजैक करके अपने दूसरे साथियों की तरफ बढ़ते हैं। आगे जाकर कुछ दूरी पर इन दोनों आतंकियों की गाड़ी खराब हो जाती है। तब ये दोनों आतंकी एक दूसरी गाड़ी हाईजैक करते हैं और अपने साथियों की तरफ बढ़ते हैं। चिरगांव चौपाटी पर जब दोनों आतंकी इस्माइल खान और कसाब पहुंचते हैं, वहां पर पुलिस की चेकिंग को देखकर दोनों गाड़ी को टर्न करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है और इसी बीच पुलिस फायरिंग करती है, जिसमें इस्माइल खान मारा जाता है और अजमल कसाब को जिंदा पकड़ने के दौरान ASI तुकाराम ओम्बले शहीद हो जाते हैं और 2 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। पुलिस इस्माइल खान और अजमल कसाब के पास से 2 AK-47 राइफल, 8 मैगजीन, 2 पिस्टल, 5 ग्रेनेड और कई खोखा राउंड बरामद करती है। दूसरी तरफ लियोपोल्ड कैफे में दूसरे पैर के आतंकी हाफिज, अरशद और नसीर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में अटैक के लगभग 20 मिनट के अंतराल पर 9:40 पर लियोपोल्ड कैफे में प्रवेश करते हैं और अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देते हैं और कई जगहों पर ग्रेनेड से ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और कई अन्य लोग घायल हो जाते हैं। कैफे में हमले के बाद दोनों आतंकी हाफिज, अरशद और नसीर लियोपोल्ड कैफे के बाहरी गेट से निकलकर ताज होटल की तरफ भागते हैं, जो वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर था। लियोपोल्ड कैफे में हमले वाली जगहों से मुंबई पुलिस AK-47 राइफल की 5 मैगजीन बरामद करती है, जिसमें 3 मैगजीन खाली थी और 2 मैगजीनों
मशीनों में 13 गोलियां थी और 2 मोबाइल फोन, एक राइफल का बट और सैकड़ों खोखा राउंड बरामद करती है। इधर तीसरे पैर के आतंकी शोएब और जावेद 9:38 पर ताज होटल पहुंचकर मेन गेट से एंट्री करते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कुछ ही मिनटों में 20 लोगों की मौत हो जाती है और कई अन्य लोग घायल हो जाते हैं। अब दूसरे पैर के आतंकी हाफिज, अरशद और नसीर जो लियोपोल्ड कैफे से ताज होटल की तरफ आए थे, ये दोनों आतंकी ताज होटल के उत्तरी गेट से एंट्री करते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। अब ताज होटल में 4 आतंकी हो गए थे, हाफिज, अरशद, नसीर, शोएब और जावेद। इन चारों आतंकियों ने ताज होटल में टोटल 6 ब्लास्ट किए, एक लॉबी में, 2 लिफ्ट में और 3 ताज होटल के रेस्तरां में जहां लोग बैठकर खाना पीना खा रहे थे। इन सभी ब्लास्ट के बाद आतंकी ताज होटल के 5वीं और 6ठी मंजिल की तरफ बढ़े और रास्ते में जितने भी लोग आए सब पर गोलियां चला दी। 6ठी मंजिल पर पहुंचकर आतंकियों ने ताज होटल के एक हिस्से में आग लगा दी और कई लोगों को बंधक बना लिया। कुछ समय बाद मुंबई पुलिस ने ताज होटल के चारों तरफ घेराबंदी कर ली और थोड़ी देर बाद मुंबई पुलिस को खबर मिलती है कि आतंकियों से निपटने के लिए मार्कोस कमांडो और एनएसजी कमांडो को बुलाया गया है। अब मुंबई पुलिस मार्कोस कमांडो और बाद में एनएसजी कमांडो के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ आतंकियों के आकाओं को टीवी चैनलों के लाइव प्रसारण से मुंबई की पूरी जानकारी मिल रही थी और इस जानकारी को आतंकियों के आका मोबाइल फोन के जरिए मुंबई के 10 आतंकियों तक पहुंचा रहे थे। और पहले ब्लास्ट से लगभग 50 मिनट के अंतराल पर नरीमन हाउस में एक ब्लास्ट होता है। नरीमन हाउस 5 मंजिल की एक इमारत है जिसे एक रूढ़िवादी यहूदी संगठन ने अटैक से 2 साल पहले खरीदा था और इसका नाम बदलकर चबाड़ हाउस रख दिया था, जिसमें एक रब्बी रहते थे जो यहूदी धर्म के गुरु थे और उनका परिवार रहता था। यहाँ एक शैक्षिक केंद्र था जहाँ यहूदी धर्म के लोग आराधना करने के लिए आते थे। लेकिन 26 नवंबर 2008 को रात के 10:25 पर चौथे पैर के 2 आतंकी बाबर, इमरान और नजीर चबाड़ हाउस के बाहर से गोली चलाते हुए अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर चबाड़ हाउस के पिछले हिस्से में एक टाइम बम लगा देते हैं, जिसके विस्फोट के बाद चबाड़ हाउस के बाहर की दीवार टूट जाती है। जिसके बाद दोनों आतंकी चबाड़ हाउस के अंदर कई लोगों को बंधक बना लेते हैं। पुलिस को खबर मिलती है कि नरीमन हाउस पर हमला हुआ है। पुलिस तुरंत नरीमन हाउस पहुंचती है, जिसके बाद पुलिस और दोनों आतंकियों के बीच अगले दिन सुबह तक, जब तक एनएसजी कमांडो नहीं आ जाते, गोलीबारी चलती रहती है। इसी बीच रब्बी की नौकरानी रब्बी के 2 साल के बेटे को लेकर वहां से भाग निकलती है। रब्बी के बेटे के जान बच जाती है, लेकिन आतंकियों ने नरीमन हाउस के अंदर 5 बंधकों को मार दिया था। सुबह बाबर, इमरान और नजीर के पास पाकिस्तानी आका का फोन आता है कि नरीमन हाउस की छत पर एनएसजी कमांडो उतर रहे हैं। जिसके बाद दोनों आतंकियों और एनएसजी कमांडो के बीच भिड़ंत होती है, जिसमें दोनों आतंकी बाबर, इमरान और नजीर मारे जाते हैं और 2 एनएसजी कमांडो घायल हो जाते हैं। हमले के बाद मुंबई पुलिस नरीमन हाउस से 2 AK-47 राइफल, 4 मैगजीन, 3 पिस्टल, 4 मोबाइल फोन, 1 जीपीएस उपकरण और लगभग 250 जिंदा कारतूस बरामद करती है। इधर 8:30 बजे मछुआरों की बस्ती से निकलकर 5वें पैर के दोनों आतंकी अब्दुल रहमान छोटा और फहादुल्ला रात 10 बजे ओबराय ट्राइडेंट होटल पहुंचते हैं। ओबराय ट्राइडेंट होटल के 2 विंग है, पहला ओबराय और दूसरा ट्राइडेंट। कुल मिलाकर इस होटल में 877 कमरे हैं और ये बिल्डिंग 21 फ्लोर की है। 26 नवंबर 2008 को 5वें पैर के 2 आतंकी अब्दुल रहमान छोटा और फहादुल्ला ट्राइडेंट होटल की लॉबी में प्रवेश करते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए ओबराय होटल पहुंचते हैं और वहां के रेस्तरां में जहां लोग बैठकर खाना खा रहे थे उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और होटल के 2 अलग अलग जगहों पर टाइम बम लगाकर ब्लास्ट करते हैं और ओबराय होटल के ऊपरी मंजिलों की तरफ बढ़ते हैं और इनके सामने जितने भी लोग पड़ते हैं सब पर गोलियां चला देते हैं। फाइनली दोनों आतंकी 16वीं मंजिल और बाद में 18वीं मंजिल में छिप जाते हैं, जहां इन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया था। 27 नवंबर 2008 को सुबह करीब 7 बजे एनएसजी कमांडो ओबराय ट्राइडेंट होटल पहुंचते हैं और ऑपरेशन की कमाल अपने हाथ में लेते हैं और ये ऑपरेशन 28 नवंबर 2008 को दोपहर करीब 42 घंटों बाद समाप्त होता है, जिसमें दोनों आतंकी अब्दुल रहमान छोटा और फहादुल्ला मारे जाते हैं। लेकिन इन दोनों आतंकियों ने ओबराय होटल के अंदर 33 बेगुनाह लोगों को मार दिया था। ऑपरेशन समाप्त होने के बाद मुंबई पुलिस ने ओबराय ट्राइडेंट होटल से आतंकियों की 2 AK-47 राइफल, 6 मैगजीन बरामद की थी, जिसमें 4 मैगजीन खाली थी और 2 मैगजीन भरी थी और सैकड़ों खोखा राउंड और कई ग्रेनेड बरामद किए थे। मुंबई के इन सभी जगहों में हुए अटैक में पहला अटैक 9:20 पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में हुआ, दूसरा 9:38 पर ताज होटल में हुआ,
तीसरा 9:40 पर लियोपोल्ड कैफे में हुआ। चौथा करेक्ट 10 बजे ओबरॉय होटल में हुआ। और पांचवा 10:25 पर नरीमन हाउस में हुआ। इसके अलावा 2 टैक्सियां ब्लास्ट हुई। पहली 10:20 पर बोरी बंदर के पास और दूसरी टैक्सी 10:40 पर विले पार्ले के पास। मतलब 26 नवंबर 2008 को 9:20 के बाद मुंबई में हर 10-5 मिनट बाद किसी न किसी नई जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे और ये ब्लास्ट रात 12 बजे तक लगातार जारी रहते हैं। और 29 नवंबर 2008 को सुबह 3 बजे जब आतंकी मारे जाते हैं तब मुंबई का माहौल शांत होता है। अटैक के शुरुआती घंटों में किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुंबई में हो क्या रहा है। पुलिस एजेंसियां और प्रशासन कह रहा था ये अंडरवर्ल्ड गैंगवार है, कोई कह रहा था ये आपसी मतभेद है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि ये मुंबई पर हुआ एक अटैक है। जिसके बाद प्रशासन ने मार्कोस कमांडो और एनएसजी कमांडो को सूचना दी। मार्कोस कमांडो एनएसजी कमांडो के आने से पहले मुंबई पुलिस ने अपनी 303 राइफल से आतंकियों की AK-47 राइफल से लोहा लिया और आतंकियों को एक जगह घेर कर रखा। और रात करीब 11:30 बजे मार्कोस कमांडो ताज होटल और ओबराय होटल पहुंचते हैं और लगभग 175 लोगों को सुरक्षित होटल से बाहर निकालते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है, एनएसजी कमांडो मुंबई इतनी लेट से क्यों पहुंचे थे? अगर वो जल्दी पहुंचे तो शायद और लोगों को भी बचाया जा सकता था। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए आगे के वीडियो में समझते हैं। 26 नवंबर 2008 को 9:20 पर मुंबई में पहला ब्लास्ट हुआ। उस समय मुंबई के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख केरल में थे। उन्हें मुंबई घटना के बारे में पता चला तब उन्होंने रात के 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल को फोन किया और कहा मुंबई पर अटैक हुआ है, 200 एनएसजी कमांडोज की मुंबई में जरूरत है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल एनएसजी प्रमुख जेके दत्त को फोन करते हैं और 200 एनएसजी कमांडो को मुंबई भेजने के लिए कहते हैं। एनएसजी कमांडो को आदेश मिलता है कि मुंबई पर अटैक हुआ है, उन्हें मुंबई जाना है। एनएसजी कमांडो अपने वेपन्स लेकर रेडी होते हैं और हरियाणा मानेसर से बस में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। 2008 में एनएसजी कमांडो का एक ही सेंटर था जो मानेसर हरियाणा में था। जब कहीं जरूरत पड़ती थी तब यहीं से एनएसजी कमांडो पूरे देश में जाते थे। एनएसजी कमांडो जब दिल्ली पहुंचते हैं तो पता चलता है IL-76 विमान जो एनएसजी कमांडोज को दिल्ली से मुंबई ले जाएगा वो चंडीगढ़ में है। IL-76 विमान को चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचने में रात के 2 बज जाते हैं। रात के 2 बजे एनएसजी कमांडो IL-76 विमान में बैठकर मुंबई के लिए रवाना होते हैं और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने में IL-76 विमान को सुबह के 5 बज जाते हैं। एयरपोर्ट से 5:25 पर एनएसजी कमांडो को बसों में बैठाकर दक्षिणी मुंबई ले जाया गया, जहां कमांडोज को ब्रीफ करके अलग अलग समूहों में विभाजित कर दिया जाता है और उनके मिशन पर भेज दिया जाता है। सुबह 7 बजे मार्कोस कमांडो ने मुंबई अटैक की कमान एनएसजी कमांडोज को सौंप दी और एनएसजी कमांडो जब ताज होटल और ओबराय होटल में एंट्री करते हैं तब टीवी चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा था और इस लाइव प्रसारण से आतंकियों को फायदा मिल रहा था क्योंकि टीवी चैनलों पर लाइव पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका देख रहे थे और इसकी जानकारी आतंकियों को मोबाइल कॉल के जरिए दे रहे थे। इससे आतंकियों को पता चल जाता था कि कब क्या होने वाला है और वो अलर्ट हो जाते थे। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा की एक पूरी टीम लगी थी जो आतंकियों को मोबाइल कॉल के जरिए इंफॉर्मेशन दे रही थी। यही कारण था कि यह ऑपरेशन पूरे 60 घंटों तक चला क्योंकि अटैक 26 नवंबर 2008 को 9:20 पर शुरू हुआ था और 29 नवंबर 2008 को सुबह 3 बजे समाप्त हुआ था। मुंबई अटैक में टोटल 165 बेगुनाह लोग मारे गए थे, इसमें 26 लोग दूसरे देश के थे और 104 लोग घायल हो गए थे। इस ऑपरेशन में 3 पुलिस ऑफिसर जिसमें ATS प्रमुख हेमंत करकरे, ACP अशोक कामते और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर समेत कुल 14 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और 2 एनएसजी कमांडो शहीद हो गए थे और 9 टेररिस्ट मारे गए थे और अजमल कसाब को मुंबई पुलिस ने जिंदा पकड़ा था। मुंबई अटैक के बाद पाकिस्तानी जासूस डेविड हेडली को साल 2009 में अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आतंकी अजमल कसाब को पुणे की एक जेल में 21 नवंबर 2012 को फांसी दे दी गई। मुंबई अटैक के बाद एनएसजी कमांडो की जनसंख्या में बढ़ोतरी की गई, इनके आवागमन की सुविधा पर ध्यान दिया गया और एनएसजी के वेपन्स में OSV-96 जैसी स्नाइपर ऐड की गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद।